नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी इस लेक्चर में हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं 3 टॉपिक बेसिकली कवर करूंगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये टॉपिक इतने इंपोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है। तो देखते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। बच्चों 9th और 10th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है, कि द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज कंडक्टर। यानी वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट होने देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। तो घरों के अंदर जो वायर होती है, जो बिजली की तारें होती हैं, वो क्या होती है? कंडक्टर होती हैं। वो इजीली पास आउट होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसलिए हम उनका यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ज्यादा सोचने की इसमें बात ही नहीं है। द सब्सटेंस which doesn't allow electricity to pass through them मीन्स वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते आर नोन एज इंसुलेटर। उनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे या फिर कुचालक, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या बच्चों? फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल है रबर हो गया, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक है, ठीक है, और ड्राई वुड हो गई, या फिर आप वुड बोलिए, etc। तो ये इसके एग्जांपल हैं। ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है ये, ठीक है, तो ये क्या है? प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब इनके पीछे रीजन क्या होते हैं कि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट कर देते हैं, ठीक है, बट इंसुलेटर तो नहीं करते। तो इसके पीछे रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है? उस मैकेनिज्म को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, वो हेल्प करेगा। तो प्लीज एक बार वीडियो देखिए और फिर लौटते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज ये हमारे सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके थ्रू हम यह पता लगाएंगे कि कोई मटेरियल गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो चलिए सीखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ये क्या है। ये रेड वायर बच्चों जो आपको दिखाई दे रही है, बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट है, जो कि आगे एक स्क्रू से कनेक्ट की हुई है। सिमिलरली हमने एक दूसरा स्क्रू ले रखा है और ये दोनों ही स्क्रू आपस में डिस्कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट नहीं है। इस स्क्रू को हमने फिर फर्दर एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है और बल्ब का जो दूसरा एंड है ये बैटरी के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अभी क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है, इस स्क्रू से इस स्क्रू में करंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसीलिए ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा। तो अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1 कि मटेरियल गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर किसी मटेरियल में से करंट इजीली पास आउट हो जाता है तो वो एक गुड कंडक्टर होता है, और इजीली पास आउट नहीं होता है तो वो एक बैड कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। तो चलिए चेक करते हैं। मेरे पास ये वायर है, मेटेलिक वायर है, तो मैं इसको अगर टच करके देखूं दोनों स्क्रू से, तो देखिए एक स्क्रू से दूसरे स्क्रू में करंट पास आउट हो गया वायर के थ्रू, तो इसका मतलब यह एक गुड कंडक्टर है। सिमिलरली अगेन मेरे पास एक मेटेलिक वायर है, इसको मैं चेक करना चाहूंगा कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो एक एंड मैंने इस स्क्रू से कनेक्ट कर दिया, दूसरा जो है इससे दूसरे स्क्रू से कनेक्ट किया, तो बल्ब अगेन ग्लो कर गया, तो अगेन जल गया। तो इसका मतलब यही है कि मेटेलिक वायर कंडक्टर गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, ये जो मेटेलिक वायर है उसका कवर है, तो हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो कवर है ये इंसुलेटर है या गुड कंडक्टर है। एक एंड हमने एक स्क्रू से कनेक्ट किया, दूसरा हमने दूसरे स्क्रू से कनेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब ये इंसुलेटर है। और आप समझ गए होंगे
कि इस कवर को हम मेटेलिक वायर के ऊपर क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें करंट का झटके से बचा जा सके। सिमिलरली अब देखिए एक पेंसिल है हमारे पास जो कि ऊपर से जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये एक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब यही है बच्चों कि ये एक इंसुलेटर है। तो बच्चों हमने सुना है कि जो पेंसिल है उसका ग्रेफाइट वो एक गुड कंडक्टर होता है। तो चलिए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं यहाँ पर कि एक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो एक एंड मैंने इससे कनेक्ट किया, दूसरा मैंने इससे कनेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर गया, बट जो बल्ब ग्लो किया है ये बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो रही है मगर बहुत कम पास हो रही है, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे करंट पास हो गया है इसके अंदर। तो जो ग्रेफाइट है ये पेंसिल का, यहां से जैसा आप देख रहे हैं ग्रेफाइट है ये, तो ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दोबारा आप चेक करके देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हम इसको चेक करना चाहेंगे कि ये गुड कंडक्टर। तो शुरुआत में मैं इस पोर्शन को चेक करूंगा। तो देखिए यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है, मीन्स ये वाला पोर्शन जो मेटेलिक रोड है ये एक गुड कंडक्टर है। बट इसके कवर को हम चेक करते हैं, तो देखिए कवर को चेक किया तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो है इसका कवर जो है स्क्रू ड्राइवर का, यह क्या है, इंसुलेटर है। और आगे वाला जो पोर्शन है ये कंडक्टर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसमें प्लास्टिक कवर को क्यों यूज करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। और अगर ये भी गुड कंडक्टर होता तो हम इसको टच करते तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा था, इसीलिए जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पेन कवर को देखते हैं हम कि पेन कवर एक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। प्लास्टिक का ये बना हुआ है, तो हम वेरीफाई करेंगे कि प्लास्टिक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। एक एंड को हमने कनेक्ट किया तो देखिए बच्चों ये ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पेन कवर भी क्या है, एक इंसुलेटर है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक से बना हुआ स्केल है, तो इस स्केल को हम चेक करते हैं। तो हमने जैसे ही दोनों स्क्रू के ऊपर इसको रखा तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी एक इंसुलेटर है। तो इससे भी हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। तो बच्चों आपने एक और टर्म सुनी होगी सेमीकंडक्टर, जिसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो हम वेरीफाई करेंगे कि सेमीकंडक्टर में करंट पास आउट होता है या नहीं होता। जो आपके सामने ये एक सेमीकंडक्टर डायोड है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, इतना ही अभी के लिए काफी। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये एक गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, मीन्स इसमें से करंट पास आउट होता है या नहीं होता। जैसे ही मैं एक एंड इसको एक स्क्रू से और दूसरे से मैंने कनेक्ट किया दूसरे स्क्रू से, तो देखिए बल्ब इजिली ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इस सेमीकंडक्टर डायोड में से भी करंट पास हो रहा है। अगेन मेरे पास एक और डायोड है जिसको हम जिनर डायोड बोलते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, तो इसको भी हम चेक कर रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो जैसे ही मैंने एक एंड से स्क्रू और दूसरे एंड को दूसरे स्क्रू से टच किया तो आप देख रहे हैं कि बल्ब इजिली ग्लो कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि हमें कैसे पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। परंतु बच्चों मैं यह कहना चाहूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को आप प्लीज घर पर ट्राई ना करें, क्योंकि सावधानी से किया हुआ एक्सपेरिमेंट है और हमने इसमें अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं किया है। अगर अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे तो डेंजरस हो सकता है। तो इसमें एक सेल आप ले सकते हैं 1.5 वोल्ट का या 3 वोल्ट का, जो डीसी करंट देता है। तो सेल के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं। तो फिर भी आप घर पर इसे ट्राई ना करें, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। थैंक यू। After looking in this video, we can easily differentiate which material is conductor or which is insulator. Then what is the mechanism behind it? First we will understand about conductor. तो कंडक्टर के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है? Let us we take an example of sodium. हम सोडियम एटम का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, सोडियम जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, 11 होता है। तो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8।
and in last orbit there is only one electron. There is only one electron, and this electron is known as valence electron. This electron is known as valence electron because it is revolving in वैलेंस सेल. ये वैलेंस सेल में है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लास्ट सेल में है ये, ठीक है. तो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यही रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी वायर में से फ्लो हो रहा है. तो अब देखिए ऐसा क्यों है कि ये रिस्पॉन्सिबल है. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री टू मूव नहीं, मींस फ्री नहीं है, ये इसी ऑर्बिट में घूमेंगे. ये सेकंड वाले सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फील्ड ऑर्बिट है, ठीक है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 है. सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 8 है. बट ये क्या है? फुलफिल्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस में घूम सकता है, फ्री टू मूव है, ठीक है. तो अब देखिए मेटल सरफेस में कोई एक एटम तो होता नहीं, हजारों करोड़ों लाखों एटम होते हैं. तो एक एटम के साथ अगर एक वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए 1 लाख एटम है किसी मेटल सरफेस में, तो 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन है. और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में किसी वायर में से, ठीक है. तो ये रीजन होता है कि कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्री होते हैं. हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए हम जैसे ही एक मेटल सरफेस है, तो इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे फ्री, ठीक है. मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ कर रहा हूं. तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है. तो मान लीजिए मैंने बैटरी लगाई, बैटरी के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे. तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. इलेक्ट्रिक करंट क्यों क्या होता है? दैट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इसीलिए जो है कंडक्टर के अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, राइट. अब देखते हैं कि इंसुलेटर में ऐसा क्या होता है कि इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट नहीं करते या बिल्कुल भी नहीं करते. तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है. जो इंसुलेटर होते हैं बच्चों, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और रिस्पॉन्सिबल थे. तो जब इंसुलेटर होते हैं उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, मींस चार्ज फ्लो नहीं कर पाता. और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है, इंसुलेटर का. ये एग्जांपल है बच्चों इंसुलेटर का, ठीक है. ये है पॉली आइसोप्रीन. क्या है? पॉली आइसोप्रीन. जो रबर होता है ना बच्चों, रबर, तो रबर का फॉर्मूला है ये, ठीक है. रबर जो है 2 तरीके से बनाया जाता है. एक तो नेचुरल रबर होता है, दूसरा जो है आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है, ठीक है. तो ये जो है रबर का फॉर्मूला है पॉली आइसोप्रीन. इसकी सिंगल यूनिट जो होती है, पॉलीमर्स के अंदर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि सिंगल यूनिट इसकी आइसोप्रीन होती है, बट पॉलीमर्स में बहुत सारी यूनिट मिलकर पॉली आइसोप्रीन बना देती हैं, ठीक है. तो इसमें जो है ये इंसुलेटर है. ये किसकी तरह काम करता है? इट इज ए इंसुलेटर. क्योंकि हमने एग्जांपल में कहा था ना ये इंसुलेटर है, इट इज एन इंसुलेटर. तो एक इंसुलेटर है. ऐसा क्यों है? देखिए बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सारे कोवलेंट बॉन्ड से फिक्स है, मींस इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन सभी ने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ. जैसे हाइड्रोजन के एटम है, उन्होंने कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बना दिया. तो इनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है, इसके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है. इसके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड, इसके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड. तो सभी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने क्या कर लिया? कोवलेंट बॉन्ड बना लिया. नाउ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री टू मूव. कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्रीली मूव कर सकता है. इसीलिए जो है
अगर चार्ज फ्रीली मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर। तो यह मैकेनिज्म था बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब इंडक्शन से चार्जिंग कैसे होती है वो देखेंगे। तो बच्चों देखिए, जो चार्जिंग है वो मेनली दो तरीके से हो सकती है। चार्जिंग जो है दो तरीके से हो सकती है। हमने जो है फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जब हम कॉम को किसी कपड़े के साथ रब करते हैं, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट हमने किया था, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, चार्जिंग प्रोड्यूस हुई थी। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या विदाउट कांटेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं किसी मटेरियल को? तो इसका आंसर है हाँ, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? दो मेथड है बच्चों चार्जिंग के, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ चार्जिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितने मेथड है? दो मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड कौन सा है? चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या आप बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। किस मेथड से? कंडक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन को हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हम कांटेक्ट में लाते हैं दो बॉडी को, उनको रब करते हैं, ठीक है। तो रब करने से क्या होता है कि दोनों चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इक्वली एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन जो है हमारे पास चार्ज आते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो अब है इंडक्शन। तो अब इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं? तो इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे मटेरियल को चार्ज भी कर देंगे बट विदाउट कांटेक्ट करेंगे। हम मींस जिस मटेरियल बॉडी से उसको चार्ज करेंगे उसको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। एग्जांपल देते हैं इसके, एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल रोड है, ये क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर है ये, ठीक है। तो इस मेटेलिक स्फीयर को हमने एक इंसुलेटर के साथ, ये क्या है, इंसुलेटर है, ये क्या है बच्चों, इंसुलेटर है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर चार्ज अपीयर होगा वो जो है अर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर है। ये क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है बच्चों ये, ठीक है। तो अब देखिए इस मेटेलिक स्फीयर को बिना टच किए हम किसी अदर बॉडी के इसको चार्ज करेंगे, और यही प्रोसेस क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो इसको चार्ज कैसे करेंगे? मान लीजिए ग्लास रोड है आपके पास, ठीक है। तो ये ग्लास रोड है, ये कैसी है, चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, ठीक है। तो अब इसको हमें टच नहीं करना है, बस क्या करेंगे, इसको क्लोज लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए क्लोज लाने से क्या होगा कि जो ये मेटल है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। बट यहाँ पर जो है इनिशियल स्टेट क्या है कि इसका नेट चार्ज 0 है। में जितने यहाँ पर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज क्या है इसका, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है, इक्वल है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसका नेट चार्ज जो है मेटेलिक स्फीयर का इनिशियली क्या है, 0 है। अब जैसे ही हम पॉजिटिवली ग्लास रोड इसके नियर लेके आएंगे तो क्या होगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, इस साइड अट्रैक्ट हो गए, तो जो इसके प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस साइड अपीयर होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन यह कर सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन थे क्या सारे अट्रैक्ट होंगे? बच्चों सारे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बार मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो अगर इस तरफ और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगा देंगे। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। तो इस लेफ्ट साइड में सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं होते हैं। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गए और पॉजिटिव चार्ज एक साइड जो है इकट्ठा हो गए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्सेस में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम रिमूव करवाएंगे, ठीक है। और रिमूव कैसे करवा सकते हैं, सेकंड स्टेप देखिए। जो एक्सेस में चार्ज है, जो एक्सेस में चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको रिमूव करवाएंगे।
तो इसको रिमूव करवाने के लिए ध्यान रखें यहाँ पर जो ग्लास रोड है वो इसके नियर ही रखनी है। ये इंसुलेटर स्टैंड है। तो हमें क्या करना है, अर्थिंग करनी है सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो अर्थिंग से क्या हुआ, देखो ये हमने क्या कर दिया बच्चों, अर्थिंग कर दी। तो अब अर्थिंग करने से ऐसा क्या हो गया वो देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है नोट करने की कि अर्थ इज अ कंडक्टर। अर्थ क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो अर्थ इज अ कंडक्टर। सेकंड क्या है, अर्थ इज ए सोर्स एंड सिंक ऑफ इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज। इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट पर ध्यान देंगे कि अर्थ इज अ सोर्स एंड सिंक ऑफ इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये है बच्चों इसमें कि जो अर्थ है इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और इसमें जा भी सकते हैं। और कितने आ जा सकते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत। तो अब देखिए इस पे प्रोसेस में क्या होगा कि जो अर्थ है, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से वायर के थ्रू आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आएंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप से जो ये एक्सेस में चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, अब वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग के कारण ये न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ जो है न्यूट्रल हो गया। तो अब ये एक्सेस में जो पॉजिटिव चार्ज था ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसके बाद स्टेप क्या है, हम अर्थिंग हटा देंगे। ठीक है, अभी एक्सेस में जो चार्ज रिमूव हुआ है तो थर्ड स्टेप में जो है हमने क्या किया, जो है अर्थिंग को रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये हमारी ग्लास रोड। ठीक है, तो थर्ड में हमने क्या किया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अब देखिए थर्ड स्टेप में अर्थिंग को रिमूव करने के बाद जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हमारा वो ये है कि हम इस ग्लास रोड को भी जो है फाइनली रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमने ग्लास रोड को बच्चों यहाँ से हटा दिया। तो अब क्या होगा, ग्लास रोड को हटाने के बाद जैसे ही ये मेटेलिक स्फीयर अब सेपरेट हो गया, आइसोलेटेड है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली स्प्रेड का मींस मेटेलिक सरफेस जो है स्फीयर है इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली एक समान तरीके से ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी बच्चों सारी इंडक्शन की कि हमारे पास एक ग्लास रोड थी जो चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज था। हमने बिना मेटेलिक स्फीयर से टच किए, बिना कांटेक्ट मिलाए मेटेलिक स्फीयर को हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, और चार्ज कौन सा हुआ, नेगेटिवली चार्ज। हमारे पास ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज थी और मेटेलिक स्फीयर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये बात ध्यान देने की है कि जिस बॉडी के ऊपर मान लीजिए एक बार पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अपोजिट चार्ज आएगा। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, राइट। तो अगर इसके पास पॉजिटिव हो तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव। अगर इसके पास नेगेटिव तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर नोट करने की है बच्चों कि इसके अंदर जो है किसी प्रकार का चार्ज का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर ग्लास रोड के ऊपर जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा। तो देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। ठीक है, किसी टाइप का लॉस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने कांटेक्ट किया ही नहीं है। कांटेक्ट करेंगे तभी तो लॉस होगा, तो हमने इसको इससे टच नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें जो है ग्लास रोड के ऊपर जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। तो विदाउट लूजिंग एनी चार्ज वी चार्ज द मेटेलिक स्फीयर विद ऑपोजिट साइन, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।